फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एम्फाइसीमा के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एम्फाइसीमा हमारी रेस्पिरेटरी डिसीज कंडीशन है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसका ग्रीक में मीनिंग होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इसलिए क्योंकि एम्फाइसीमा में जो हमारे एयर सैक्स हैं या फिर जो हमारे स्मॉलर एयरवेज हैं उनमें ओवर इन्फ्लेशन हो जाती है। जो उनका नॉर्मल साइज है उससे उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, दैट इज ओवर इन्फ्लेशन। इसलिए एम्फाइसीमा का ग्रीक में मीनिंग है इन्फ्लेशन। नाउ फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम्फाइसीमा की डेफिनेशन। डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट इज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है? एक लॉन्ग टर्म डिसीज कंडीशन है। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि ये सडनली डेवलप नहीं होती, इसको डेवलप होने में टाइम लगता है। ये स्लोली डेवलप होती है। लॉन्ग टर्म या फिर क्रॉनिक डिसीज कंडीशन है। देन ये प्रोग्रेसिव डिसीज कंडीशन है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि अगर ये पहले कम डैमेज कोज करेगी, माइल्ड होगी, देन मॉडरेट, सीवियर, देन वेरी सीवियर। ये डिसीज कंडीशन सीवियरिटी की तरफ प्रोग्रेस करती जाती है। एंड इरिवर्सिबल डिसीज ऑफ लंग्स। ये क्या है? इरिवर्सिबल डिसीज है, परमानेंट डैमेज कोज करती है। अगर ये सीवियर तक पहुंच गया है वो डैमेज दोबारा से माइल्ड पर नहीं आएगा। दिस इज वाई ये क्या है? इरिवर्सिबल और परमानेंट डिसीज कंडीशन है। नाउ एम्फाइसीमा के साथ अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी हो, यूजुअली क्या होता है एम्फाइसीमा के साथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी होता है। एंड ये दोनों डिसीज कंडीशन तब क्या बनाती है? सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। एम्फाइसीमा एक प्राइमरी मेन डिसीज है सीओपीडी की। यूजुअली इसके साथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है और लेस कॉमनली एस्मा भी होता है, क्रोनिक एस्मा। ये कंडीशन किसकी है? सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज की कंडीशन है। इट मीन्स ये एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है, एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। कैसे करती है ये हम पढ़ते हैं। डिसीज ऑफ लंग्स दैट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी यूनिट। नाउ एम्फाइसीमा प्राइमरली किसको अफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी यूनिट को। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेटरी यूनिट? हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो नोज से स्टार्ट हो जाता है। नोज के बाद देन फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड देन ये ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? हमारा विंड पाइप। मैंने ट्रैकिया से ड्रॉ किया हुआ है। देन ट्रैकिया हमारा बाइफिकेट या फिर डिवाइड हो जाता है किसमें? राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, देन राइट। ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया क्या है? लार्जर एयरवे है। उसके बाद ये स्मॉलर एयरवेज में अब डिवाइड होता जाएगा। ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई राइट लंग में जाती है, लेफ्ट लंग में। राइट प्राइमरी ब्रोंकाई देन सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई देन टर्शियरी ब्रोंकाई में, टर्शियरी ब्रोंकाई देन और स्मॉलर एयरवेज में डिवाइड हो जाती है जिनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। सबसे पहले जो ब्रोंक्यूल्स आती हैं वो आती हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। नाउ यहाँ तक नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स यहाँ तक ये क्या है? हमारा कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन इसलिए क्योंकि ये एयर को कंडक्ट करता है, एयर को ट्रांसफर करता है नोज से कहाँ तक? हमारे रेस्पिरेटरी जोन तक और स्मॉलर एयरवेज तक। टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक हमारा कंडक्टिंग जोन है। देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आते हैं? और स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स जिनको कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के एंड्स पर क्या होते हैं? एल्वियोलर डक्ट। और इन एल्वियोलर डक्ट से क्या कनेक्टेड होते हैं? हमारे एयर सैक्स या फिर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई या फिर एयर सैक्स बहुत सारे बंडल में होते हैं, जैसे कि बहुत सारे एल्वियोलस मिलकर या फिर उनका एक बंच यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो कि क्या बनाते हैं? एल्वियोलाई। ये इसी तरह से होता है जैसे ग्रेप्स का बंच होता है, उसी तरह से एल्वियोलाई का बंच होता है। यहाँ से लेके ये मैंने जूम इन करके दिखाया हुआ है ये वाला पार्ट। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, यहाँ तक ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक क्या है? कंडक्टिंग जोन। नाउ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट एंड ये क्या है? एल्वियोलाई। यहाँ तक कौन सा है हमारा? रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन का क्या मतलब है? ये एरिया जैसे कि ये जो पार्ट है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वियोलाई तक या फिर एयर सैक तक, ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व होता है। यहाँ से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से बाहर एक्सहेल होती है। इसलिए इसको रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। हमारा जो एम्फाइसीमा है वो किसको अफेक्ट कर रहा है? पर्टिकुलरली हमारे रेस्पिरेटरी यूनिट को, हमारे रेस्पिरेटरी जोन को। नाउ एम्फाइसीमा रेस्पिरेटरी यूनिट को कैसे अफेक्ट करेगा? डैमेज टू वॉल्स।
सो रेस्पिरेटरी यूनिट में क्या आ रहा है हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो कि स्मॉलर एयरवेज है। देन हमारे एयर सैक्स या फिर एल्वेलाई, इनकी जो वॉल्स है ये डैमेज हो जाती है, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है इनकी वॉल में। क्यों होती है? इसके दो प्राइमरी या फिर मेन रीजन है। फर्स्ट है स्मोकिंग। सो अगर कोई क्रॉनिक स्मोकर है, लॉन्ग टाइम से स्मोक कर रहा है, टोबैको स्मोकिंग कर रहा है, या फिर कोई स्मोक से जिसका एक्सपोजर हो रहा है, वो खुद भी स्मोक नहीं कर रहा लेकिन स्मोक से उसका एक्सपोजर हो रहा है, या फिर स्मोक में बहुत ज़्यादा इरिटेंट्स हैं अगर वो टोबैको स्मोकिंग नहीं है। सो ये स्मोकिंग, अगर टोबैको स्मोकिंग है तो उसमें निकोटीन है, अगर दूसरी स्मोक है तो उसमें इरिटेंट है, और वो क्या करते हैं? वॉल्स में इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, उनको डैमेज करते हैं। सेकेंड रीजन क्या है? सेकेंड मेन रीजन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। सो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे लीवर से सिक्रीट होता है एंड लीवर से प्रोड्यूस होता है। ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हमारे जो एयरवेज हैं उनकी इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है एंड इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करता है। सो अगर इसके डेफिशिएंसी है, सो ये भी एक मेन रीजन है डैमेज टू वॉल्स ऑफ एयर सैक्स एंड स्मॉलर एयरवेज। नाउ जब वॉल्स में डैमेज होगा तो क्या होगा? लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है किसकी? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो कि स्मॉलर एयरवेज है एंड हमारे एयर सैक्स की। सो मेन रीजन जो एम्फीसीमा में होता है वो यही है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, जिससे क्या होगा? परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ एयर सैक्स, परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाएगी एयर सैक्स की, एंड ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से एयर ट्रैप रह जाएगी, एयर वहीं पर रह जाएगी हमारे एयर सैक्स में। सो ये कैसे होता है हम देख लेते हैं। नाउ हमने पढ़ा कि डैमेज हो रहा है वॉल्स में बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी लॉस हो रही है। नाउ हमें डैमेज समझने से पहले समझना होगा कि इलास्टिन फाइबर जो हमारे वॉल्स में प्रेजेंट होता है एयर सैक्स की, सो सपोज ये है हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और ये ग्रीन कलर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये है हमारे इलास्टिन फाइबर्स। सो ये इलास्टिन फाइबर्स हमारे एयर सैक्स एंड स्मॉलर एयरवेज में, मीन्स बेसिकली हमारे एयर सैक्स में एंड एयरवेज जैसे कि हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में ये इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होता है। इस इलास्टिन फाइबर के दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन इसका ये है कि ये जो एयरवेज हैं हमारे स्मॉलर एयरवेज हैं, जैसे कि हमारे ब्रोंकाई हो गए एंड ब्रोंक्यूल्स हो गए, इनको कोलैप्स नहीं होने देता, हमेशा ओपन रखता है, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। सो जब हम एक्सहेल करते हैं, सपोज ये यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारा एयरवेज है, स्मॉलर एयरवेज, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स है। जब हम एक्सहेल करते हैं, CO2 जब एक्सहेल होती है, सो उस टाइम पर क्या होता है? इन एयरवेज की टेंडेंसी है कि ये कोलैप्स हो सकते हैं, अंदर की तरफ कोलैप्स हो सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको प्रिवेंट कोलैप्स नहीं होने देते एंड इनको हमेशा ओपन रखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ इलास्टिन फाइबर्स कि ये ओपन रखते हैं एयरवेज को। हालांकि जो हमारे लार्जर एयरवेज हैं जैसे कि ट्रैकिया, उसमें चांसेस नहीं है कोलैप्स होने के, क्योंकि वहां पर लार्ज कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमेशा लार्जर एयरवेज को ओपन करके रखते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इसका है कि ये एयरवेज को ओपन रखता है। सेकेंड फंक्शन है इसका इलास्टिक रिकॉइल। नाउ व्हाट इज इलास्टिक रिकॉइल? सो जब हमारे एयरवेज की इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी, सो क्या होगा? नॉर्मली क्या होता है कि ये हमारे एल्वेलाई या फिर एयर सैक्स है। सो ये एल्वेलाई किससे बने होते हैं? बहुत सारे एल्वियोलस से बने होते हैं, बहुत सारे एल्वियोलस के ग्रुप से बने होते हैं। सो ये एक एल्वियोलस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। सो ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है? नॉर्मली जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया, तो ये नॉर्मल साइज है एल्वेलाई का या फिर एल्वियोलस का। सो ये इतना एक्सपेंड हो जाता है बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी, ताकि ज़्यादा एयर अंदर एंटर हो सके। सो ये एक्सपेंड हो जाता है, ये देन इसका साइज हो जाता है ड्यूरिंग इनहेलेशन। सो ये साइज में इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जब हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, सो ये जो साइज एक्सपेंड हुआ था ये स्क्वीज हो जाता है। सो ये स्क्वीज हो जाता है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एयर है, वो बाहर की तरफ एक्सहेल हो सके, स्क्वीज हो जाती है बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी अगेन। अब इलास्टिसिटी लॉस हो गई है एयर सैक्स में। एयर सैक्स में जब इलास्टिसिटी लॉस होती है तो क्या होता है? ऑक्सीजन जब इनहेल हुई थी, जब एयर अंदर आई थी, इनसाइड आई थी, तो ये एक्सपेंड हुए थे हमारे एल्वियोलस। सो जब इनकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी, सो ये स्क्वीज नहीं हो पाएंगे। स्क्वीज नहीं हो पाएंगे
क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इलास्टिक कैसे है, जैसे हमारा इलास्टिक बैंड होता है या फिर एक बैलून होता है जो कि स्क्वीज हो जाता है, लेकिन अगर इलास्टिसिटी नहीं है तो ये स्क्वीज नहीं हो पाएंगे। अपनी जो पोजीशन या फिर स्क्वीज करने की जो कैपेसिटी थी, कॉन्ट्रैक्ट होने की जो कैपेसिटी थी एल्वियोलस की, वो इनमें नहीं रहेगी एंड ये एक्सपेंड ही रहेंगे। सो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आती जाएगी, इनहेलिंग होगी, सो ये और ज्यादा एक्सपेंड हो जाएंगे एंड ये अपने साइज से लार्ज हो जाएंगे। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि इलास्टिसिटी रिकॉइल, इलास्टिक रिकॉइल क्या है कि जो इनकी इलास्टिक रिकॉइल की कैपेसिटी थी, जब अंदर ऑक्सीजन आई, इनसाइड एयर आई तो ये एक्सपेंड हुए, जब एक्सहेल करना था तो ये रिकॉइल हुए, स्क्वीज हुए। सो ये कैपेसिटी इनमें लॉस हो जाती है एयर सैक्स में, जिसकी वजह से ये एक्सपेंड हो जाते हैं, ओवर इन्फ्लेट हो जाते हैं या फिर ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। सो एयर सैक्स में ये इफेक्ट देखने को मिलता है। ओपन एयरवेज का काम ये करते हैं, इलास्टिन फाइबर्स एयरवेज को ओपन रखते हैं। सो जब ब्रोंक्यूल्स में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में इलास्टिसिटी लॉस होगी तो क्या होगा, ये जो एयरवेज हैं ये कोलैप्स हो जाएंगे। सो ये अगर नॉर्मल एयरवे था, सो अगर इसमें इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, ये इलास्टिन फाइबर्स इसमें नहीं रहेंगे, सो ये क्या हो जाएंगे, इन्फ्लामेशन तो हो ही रही है, ये है इन्फ्लामेशन एंड इलास्टिसिटी भी नहीं रही, तो ये क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। नाउ व्हाट हैपेंड, अगर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कोलैप्स हो गए बिकॉज ऑफ एम्फाइसीमा, इलास्टिसिटी के लॉस होने की वजह से ये यहाँ पर कोलैप्स हो गए, तो क्या होगा कि जो एयर इनसाइड आनी थी वो यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गई ब्रोंक्यूल्स की कोलैप्स की वजह से, या फिर ब्रोंक्यूल्स नैरो हो गए क्योंकि कोलैप्स हो गए, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, एयर अंदर एंटर नहीं हो पाएगी और जो एयर ऑलरेडी एल्वियोला में प्रेजेंट थी, जो एक्सहेल होनी थी, वो यहीं पर ट्रैप रह जाएगी। सो एयर यहीं पर रह जाएगी और बाहर नहीं, एक्सहेल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ये डेफिनेशन उसको जस्टिफाई कर रही है। डैमेज हो गया वॉल्स में, इन्फ्लामेशन हो गई है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, परमानेंट एनलार्जमेंट हो गई है एयर सैक्स की, ब्रोंक्यूल्स क्या हो गए हैं, कोलैप्स हो गई है, एयर ट्रैप हो गई है, एयर बाहर रिलीज नहीं हो पा रही, बाहर एक्सहेल नहीं हो पा रही बिकॉज ब्रोंक्यूल्स कोलैप्स हो गए हैं। एयर सैक्स अब क्या हो जाएंगे, और ज्यादा एनलार्ज हो जाएंगे, ओवर स्ट्रेच हो जाएंगे, रप्चर भी हो सकते हैं। नाउ ये जो एयर सैक्स हैं, ये पहले इनकी शेप कैसे थी, इस तरह से थी, इनमें बहुत सारे फोल्ड्स थे, फोल्ड्स की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसियस एक्सचेंज हो सके, लेकिन ओवर इन्फ्लेशन के कारण, डैमेज टू देयर वॉल्स के कारण इनकी शेप क्या हो जाएगी, बिल्कुल राउंड हो जाएगी, शेप इनकी डिस्टर्ब हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये ओवर इन्फ्लेट हो जाएंगी, इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब जब इनका साइज इंक्रीज हो गया है, डैमेज हो गए हैं, सो ये गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर पाएंगे, एयर यहीं पर ट्रैप हो जाएगी, तब हम इसको क्या कहते हैं, बुले। सो ये जो लार्ज एयर स्पेसेस बन जाते हैं इनको बोलते हैं बुले। नाउ इसमें जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कोलैप्स हो गई हैं एंड जो हमारे एयर सैक्स हैं एल्वियोलाई, ये ओवर इन्फ्लेम्ड और ओवर स्ट्रेच हो गई हैं, ये ओवर इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, इनका साइज इंक्रीज हो गया है, इसका हमारे चेस्ट पर भी इफेक्ट होता है, जो हमारे चेस्ट का साइज होता है वो भी एम्फाइसीमा में इंक्रीज हो जाता है, जिसको बोलते हैं बैरल चेस्ट। सो इसमें क्या होता है, इन सब चीज़ों की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ओवर साइज होने की वजह से एयर सैक्स के पर्सन को गैसियस एक्सचेंज में डिफिकल्टी आती है, जो ऑक्सीजन हमारी एंटर होती थी ब्लड में वो नहीं हो पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेल होती थी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है ब्रोंक्यूल्स के कोलैप्स होने की वजह से, एंड जो इलास्टिसिटी है वो लॉस हो गई है, सो गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पर्सन को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होंगे एंड अदर सिम्टम्स भी अपीयर होंगे। नाउ टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा। सो मॉर्फोलॉजी के बेस पर एम्फाइसीमा 3 में डिवाइडेड है, 3 टाइप्स में। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि किस स्ट्रक्चर को एम्फाइसीमा इन्वॉल्व कर रहा है, उसके बेसिस पर एम्फाइसीमा 3 में डिवाइडेड है। बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी जोन को ही अफेक्ट करेगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। सो रेस्पिरेटरी जोन में हमारा आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के एंड्स पर ये एल्वियोलर डक्ट एंड लास्ट में एयर सैक्स या फिर एल्वियोलाई। सो फर्स्ट टाइप है हमारा सेंट्री असाइनर या फिर सेंट्री लोब्यूलर।
एल्वियोलर। नाउ व्हाट इज एसाइनर? सो ये जो रेस्पिरेटरी जोन है फुल, इसी को एसाइनर बोलते हैं। सो सेंट्री एसाइनर या फिर सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा में क्या होता है? बिगिंस इन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड स्प्रेड्स पेरिफेरली। सो जो हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, ये हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, यहाँ से ये स्टार्ट होगा एम्फाइसीमा। सो बिगिंस इन सेंटर, जो कि सेंटर क्या है हमारा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, उसको ये अफेक्ट करेगा। सो ये हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल यहाँ पर ओवर इन्फ्लेम्ड हो गया, ओवर स्ट्रेच हो गया है, क्योंकि सेंट्री एसाइनर में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से ये स्टार्ट होगा एंड देन ये पेरिफेरी स्प्रेड करेगा। पेरिफेरी मतलब जो हमारे एल्वियोलर डक्ट है या एल्वियोलाई है, देन उनमें स्प्रेड होगा। सो बेसिकली ये सेंटर से स्टार्ट हुआ है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से स्टार्ट हुआ है। नाउ इट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रक्शन इन अपर हाफ ऑफ द लंग। सो ये मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ लंग। सो ये लंग के अपर हाफ को इन्वॉल्व करेगा। सो ये जो अपर हाफ है इसको इन्वॉल्व करेगा सेंट्री एसाइनर, एंड ये किस वजह से होता है? सिगरेट स्मोकिंग। सो मेन इसका जो रीजन है वो क्या है? सेंट्री एसाइनर का सिगरेट स्मोकिंग। देन सेकेंड टाइप आता है हमारा पैन एसाइनर या फिर पैन लोब्यूलर। सो पैन एसाइनर क्या करेगा? फुल रेस्पिरेटरी जोन को इन्वॉल्व करेगा या फुल एसाइनर को इन्वॉल्व करेगा। सो फुल में क्या आता है हमारा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल सबसे पहले ये ओवर इन्फ्लेम्ड होंगे, देन हमारे एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई ये भी ओवर इन्फ्लेम्ड होंगे। सो ये फुल जो हमारा एसाइनर या फिर रेस्पिरेटरी जोन है उसको अफेक्ट करता है। देन ये हमारा लोअर हाफ ऑफ द लंग, सो लोअर हाफ को अफेक्ट करता है। इसका मेन रीजन क्या है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। सो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इसका मेन कोज है पैन एसाइनर का। देन हमारा आता है पैरासेप्टल या फिर डिस्टल एसाइनर। सो नेम से क्लियर है, डिस्टल एसाइनर क्या करेगा? डिस्टल स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करेगा। सो डिस्टल स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे? एल्वियोलर डक्ट एंड एयर सैक्स या फिर एल्वियोलाई। सो इसको ये है एल्वियोलर डक्ट और ये हमारे एयर सैक्स ओवर इन्फ्लेम्ड हुए हैं। इसमें हमारा जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है ये इसमें नॉर्मल रहेगा। लोकलाइज अराउंड प्लूरा। सो ये कहाँ पर होता है? जो हमारी आउटर कवरिंग है प्लूरा लंग की, उस साइड के स्ट्रक्चर्स, प्लूरल साइड के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इन्वॉल्व करेगा। नाउ कोजेज एंड पैथोफिजियोलॉजी। सो कोजेज इसके ज़्यादा नहीं है, 3 मेन कोजेज इसके हैं एम्फाइसीमा होने के। सो फर्स्ट मेन कोज है सिगरेट स्मोकिंग। सो अगर आप टोबैको स्मोकिंग या फिर सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें निकोटीन होता है एंड निकोटीन हमारे जो वॉल्स है एयरवेज की उसको डिस्ट्रक्ट करता है। सो फर्स्ट मेन कोज है सिगरेट स्मोकिंग। सेकेंड कोज है इनहेलिंग टॉक्सिन्स। सो अगर आप खुद सिगरेट स्मोकिंग नहीं करते या फिर आप सेकेंड हैंड स्मोकर हैं या फिर आप स्मोक से आपका एक्सपोजर हो रहा है, किसी फैक्ट्री के पास आप रहते हैं जिसमें ज़्यादा स्मोक है या फिर उस स्मोक में इरिटेंट्स है या फिर चूल्हा स्मोकिंग से आप एक्सपोज हो रहे हैं, सो ये वाली स्मोक भी क्योंकि इसमें बहुत सारे इरिटेंट एंड टॉक्सिन्स होती हैं, ये भी आपके जो एयरवेज की वॉल है उसको डिस्ट्रक्ट कर सकती है एंड एम्फाइसीमा कोज कर सकती है। नाउ थर्ड मेन इसका जो रीज़न है, कोज है एम्फाइसीमा का, वो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। सो ये क्यों होगा? ये कॉन्जेनाइटल होगा, अगर बर्थ से ही आपकी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है ब्लड में। सो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे लिवर से प्रोड्यूस होता है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन हमारे लंग्स को इन्फ्लामेशन से प्रोटेक्ट करता है, जो लंग्स में एयरवेज की इलास्टिसिटी है उसको बनाए रखता है। सो दीज आर द 3 मेन कोजेस जो कि एम्फाइसीमा को कोज करते हैं। नाउ हम पैथोफिजियोलॉजी इसकी पढ़ेंगे। सो ये 3 मेन कोजेस क्या है? इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है। सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होता है? इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू वॉल्स ऑफ एयरवे एपिथेलियम। जो हमारा एयरवेज है, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी जोन है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई या फिर एयर सैक्स, उनकी वॉल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है एंड डैमेज हो जाती है, क्योंकि ये जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, इसको हम आगे स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से डैमेज होता है। अब जहाँ पर डैमेज हुआ है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? वहाँ पर उसी टाइम हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो आ जाएंगे। सो उस एरिया में जहाँ पर डैमेज हुआ है वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। अब न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? साइटोकाइंस रिलीज करेंगे जो कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं जिससे इन्फ्लामेशन होती है। इलास्टेज रिलीज करेंगे एंड प्रोटीएज रिलीज करेंगे। सो इलास्टेज और प्रोटीएज क्या करते हैं? ये इलास्टिन को ब्रेक डाउन करते हैं। सो जो हमारे इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एयरवेज में, एयरवेज की वॉल में, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, इलास्टिसिटी को लॉस करते हैं। नाउ ब्रेक डाउन ऑफ इलास्टिन इन कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ इलास्टेज एंड प्रोटीएज
इससे क्या होगा, लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल। सो इलास्टिक रिकॉइल क्या है, जो हमारे एयरवेज हैं जब ऑक्सीजन अंदर एंटर होती है तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब कर सकें। देन जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करनी होती है तो वो स्क्वीज हो जाते हैं ताकि जो हम एयर को एक्सहेल कर सकें एंड दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। दैट इज इलास्टिक रिकॉइल कैपेसिटी। सो इलास्टिन के लॉस होने की वजह से ये कैपेसिटी लॉस हो जाएगी। देन क्या होगा, इरिवर्सिबल एनलार्जमेंट। इरिवर्सिबल जो कि परमानेंट डैमेज होगा, एनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेसेस डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। सो टर्मिनल ब्रोंक्यूल से डिस्टल क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई, इनमें क्या हो जाएगी, परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाएगी। सो इन एयर स्पेसेस के एनलार्जमेंट को क्या बोलते हैं, बुले। नाउ कोलैप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है उसमें भी इलास्टिसिटी लॉस हो गई है, जिसकी वजह से वो ओपन नहीं रह पाएंगे और क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स होने की वजह से अगर ये कोलैप्स हो गए तो आगे जो हमारे एल्वियोलाई प्रेजेंट है उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब एयर ना अंदर आ पाएगी अच्छे से और ना बाहर जा पाएगी। सो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। रिड्यूस लंग सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, क्योंकि ये स्पेसेस लार्ज हो गई है, एयर यहीं पर ट्रैप है, एयर एक्सचेंज भी नहीं हो पा रही तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। जो गैसियस एक्सचेंज है वो रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जा पाएगी, CO2 ब्लड से बाहर नहीं जा पाएगी। सो उससे क्या होगा, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड अल्टीमेटली एम्फाइसीमा। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एम्फाइसीमा। तो जब एम्फाइसीमा होगा तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो साइन एंड सिम्टम्स है ये माइल्ड कंडीशन पर है, जब डिसीज इतनी प्रोग्रेस नहीं होगी। बिगनिंग में क्या सिम्टम्स आएंगे, कफिंग, यूजुअली इन द मॉर्निंग कफ होगी मॉर्निंग में, कफिंग अप, क्लियर स्पूटम। सो क्लियर स्पूटम आएगा हमारे डीप लंग्स में से, क्लियर स्पूटम ड्यूरिंग कफिंग, व्हीजिंग, विस्लिंग साउंड आएगी ब्रीदिंग करते टाइम। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी करेंगे फिजिकल एक्टिविटी तब ब्रेथ शॉर्टनेस होगी, डिस्निया होगा। डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। नाउ सीवियर कंडीशन, जब डिसीज बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाएगी तब क्या होगा, इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो ब्रेथ है हमारी ज़्यादा शॉर्ट होने लग जाएगी। रैपिड ब्रीदिंग होगी, रैपिड ब्रीदिंग इसलिए होगी क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली अंदर नहीं जा पा रही, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल नहीं हो पा रही एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। देन चोकिंग सेंसेशन, चोकिंग सेंसेशन लगेगी क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, एयरवे एक्सचेंज नहीं हो रही, एयर या फिर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, तो ऐसे लगेगा कि कुछ फंस गया है। तो जब पर्सन लेटेगा या फिर लाए करेगा तो चोकिंग सेंसेशन ज़्यादा फील होगी। देन साइनोसिस, सीवियर कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ब्लड में प्रॉपरली तो क्या होगा, ब्लूइश लिप्स होंगे एंड जो हमारी स्किन का कलर है वो ब्लूइश होना स्टार्ट हो जाएगा। देन फैटीग, फैटीग भी इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर नहीं है ब्लड में। कफिंग अप थिक म्यूकस, सो थिक म्यूकस कफ करेगा इन सीवियर कंडीशन या फिर सीवियर एम्फाइसीमा में। देन लेग्स में या फिर एंकल्स में स्वेलिंग होगी, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, उसकी वजह से वेट लॉस भी होगा। बैरल चेस्ट, नाउ व्हाट इज बैरल चेस्ट, क्योंकि एनलार्ज हो रहे हैं एयर स्पेसेस, एनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेसेस की वजह से जो हमारा चेस्ट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बैरल चेस्ट। देन हार्ट फेलियर, सो हार्ट फेलियर भी सीवियर कंडीशन में होगा, जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो हार्ट पर वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा ब्लड को पंप करने का। नाउ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस फॉर एम्फाइसीमा। सो एम्फाइसीमा को कैसे डायग्नोज करते हैं डॉक्टर, ये फॉलोइंग टेस्ट है। सो फर्स्ट है मेडिकल हिस्ट्री। सो कोई भी कंडीशन को जब हम डायग्नोज करते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें पेशेंट अपना पर्सनल डाटा बताता है, अपने साइन एंड सिम्टम्स बताता है कि उसको थोड़े टाइम से क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि एम्फाइसीमा रिलेटेड कि उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में और क्रॉनिक कफ हो रही है। सो ये सिम्टम्स वो एक्सप्लेन करेगा। एंड मेडिकल हिस्ट्री में उससे उसकी फैमिली हिस्ट्री भी पूछी जाती है कि उसकी फैमिली में तो किसी को कोई कंडीशन तो नहीं है, या फिर पेशेंट को कोई और डेबिलिटेटिंग इलनेस जैसे कि कैंसर या हार्ट डिसीज तो नहीं है। नाउ नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। सो जो मेडिकल हिस्ट्री होती है वो सब्जेक्टिव डाटा होता है, सब्जेक्ट यानी पेशेंट बताता है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव डाटा है, मीन्स जो डॉक्टर है वो ऑब्जर्व करेगा पेशेंट के ऊपर, जैसे कि वो हेड टू टो एग्जामिनेशन करेगा कि पेशेंट में क्या क्या साइंस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि साइनोसिस उसको नज़र आ सकता है डॉक्टर को। देन वो ऑस्कुलेट करेगा, चेस्ट साउंड्स को सुनेगा यूजिंग स्टेथोस्कोप कि चेस्ट साउंड्स तो नहीं है, डिफरेंट चेस्ट साउंड जैसे कि व्हीजिंग या फिर और साउंड्स फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर परफॉर्म करेगा। देन आती है दो इमेजिनिंग टेस्ट।
सो इमेज को, जो हमारे चेस्ट या फिर लंग्स की जो इमेज है उसको देखने के लिए चेस्ट एक्सरे किया जाता है एंड सीटी स्कैन। सीटी स्कैन इज कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। सो ये दोनों इमेजिंग टेस्ट है। इसमें जो हमारे लंग्स है उसकी मॉर्फोलॉजी या फिर उसकी इमेज दिख जाएगी, जैसे कि बैरल चेस्ट, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, लार्ज एयर सैक्स दिख जाएंगे। सो चेस्ट एक्सरे कम डिटेल शो करेगा एज कम्पेयर टू सिटी स्कैन। सिटी स्कैन ज़्यादा डिटेल शो करेगा लंग्स की। सो दीज टू आर इमेजिंग टेस्ट। देन आता है एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस क्या है? आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसमें हम आर्टरी से ब्लड लेते हैं एंड उस ब्लड में हम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखते हैं। सो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का आर्टीरियल ब्लड में होता है वो होता है 75 to 100 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 35 to 45 mmHg। पीएच ब्लड का होता है 7.35 to 7.45। सो ये फाइंडिंग्स देखते हैं, अगर इनसे डिफरेंस मिलता है तो इट मीन्स कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है। देन है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट हम अगर ब्लड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट तो नहीं है उसको देखने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी एम्फाइसीमा को कोज कर सकता है। देन आता है पल्स ऑक्सीमीट्री। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है? एक स्मॉल प्रॉब होता है जो कि हम अपने फिंगर टिप पर अटैच करते हैं। इससे हम ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी है ब्लड में वो देख सकते हैं। सो ये नॉन इन्वेजिव मेथड होता है पल्स ऑक्सीमीट्री। देन नेक्स्ट है स्पूटम एग्जामिनेशन। सो जो स्पूटम आया कफ के थ्रू उसका एग्जामिनेशन इसलिए करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं रेस्पिरेटरी डिसीज कंडीशन बार बार कोज कर रहा। सो स्पूटम का एग्जामिनेशन करेंगे। देन एएटी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का लेवल देखेंगे, क्योंकि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी से भी एम्फाइसीमा होता है। अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है तो कॉन्जेनाइटल ही बाय बर्थ, यानी अर्ली स्टेज में ही, जब एज इतनी ज़्यादा नहीं होगी तभी से एम्फाइसीमा के सिम्टम्स स्टार्ट हो सकते हैं। सो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का जो नॉर्मल लेवल है वो है 75 to 150 mg/dl इन द ब्लड। देन आता है पल्मनरी फंक्शन टेस्ट। जो पल्मनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी या फिर लंग फंक्शन टेस्ट है वो हम लंग की जो परफॉर्मेंस है, लंग कितना अच्छे से वर्क कर रहा है उसको देखने के लिए करते हैं। इसमें हम स्पायरोमेट्री और लंग वॉल्यूम्स का यूज़ करते हैं। सो स्पायरोमेट्री और लंग वॉल्यूम्स में हम क्या देखते हैं कि पर्सन कितना मैक्सिमम इनहेल कर सकता है, कितना मैक्सिमम एक्सहेल कर सकता है एंड कितना फास्ट वो कर सकता है। सो अगर नॉर्मल लंग्स होंगे तो नॉर्मल लंग वॉल्यूम्स आएंगे। सो अगर चेंजेस आएंगे सो इट मीन्स कि कोई रेस्पिरेटरी या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी कंडीशन है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। सो एम्फाइसीमा का मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट क्या होगा? वैसे तो एम्फाइसीमा एक इरिवर्सिबल डिसीज है, परमानेंट डैमेज कोज करती है, लेकिन हम ट्रीटमेंट के थ्रू इसके सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग जो एम्फाइसीमा में मेन कोज है वो है स्मोकिंग। सो सिगरेट स्मोकिंग को क्विट करने से जो डिसीज प्रोग्रेस हो रही है, जो डिसीज की सिवियरिटी है वो स्टॉप हो जाएगी, जो पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सिम्टम्स इंप्रूव हो सकते हैं। सो फर्स्ट मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पर्सन का है कि निकोटीन या फिर सिगरेट स्मोकिंग उसको क्विट करनी होगी। स्मोकिंग क्विट करने के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स भी हैं। अगर पर्सन खुद से चाहता है कि वो स्मोकिंग क्विट करे सो उसके लिए पल्मनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी है। पल्मनरी रिहेबिलिटेशन में जो पर्सन जिसको एम्फाइसीमा है या फिर और कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है, सीओपीडी डिसीज है जो कि इरिवर्सिबल डैमेज कोज करती है, उसमें पर्सन की हेल्प की जाती है कि वो स्मोकिंग को क्विट करे। उसके लिए एक टीम होती है डॉक्टर्स की, नर्सेज की, काउंसलर्स की, एजुकेशन की, डाइटिशियन की। सो एक टीम होती है जो कि पर्सन को गाइड करती है, उसको काउंसलिंग देती है स्मोकिंग को क्विट करने के लिए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, मेडिसिन कैसे लेनी है वो बताने के लिए एंड उसके डाइट प्लान बनाने के लिए, प्लस एक्सरसाइज रेजिमे भी उसको बताई जाती है। सो पल्मनरी रिहेबिलिटेशन का फायदा पेशेंट ले सकता है, उसका बेनिफिट ले सकता है। नाउ नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन थेरेपी। सो कई पर्सन ऐसे हैं जिनका एम्फाइसीमा काफ़ी सीवियर हो चुका है, सो उनको ऑक्सीजन की नीड पड़ती है। सो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने से उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग डे टाइम में जब वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ताकि वो अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ कर सकें, उसके लिए पर्सन को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। सेकेंड है हमारा ब्रोंकोडायलेटर्स। सो ब्रोंकोडायलेटर्स ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगा, जो ब्रोंक्यूल्स कोलैप्स हो गई हैं, नैरो हो गई हैं, उसको डायलेट करने में हेल्प करेगा। सो ब्रोंकोडायलेटर्स हम मीटर डोज इनहेलर्स के थ्रू भी ले सकते हैं, नेबुलाइजर के थ्रू भी ले सकते हैं। इसमें दो आते हैं, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे आएंगे
एल्ब्यूट्रोल एंड लॉन्ग एक्टिंग में हमारा आएगा साल्मेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल। इसके अलावा हम एंटीकोलिनर्जिक्स भी दे सकते हैं जैसे कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, वो भी ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने में हेल्प करता है। देन हमारा आता है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ये भी हम सीओपीडी और एम्फाइसीमा के पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। देन आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इसलिए क्योंकि एम्फाइसीमा पेशेंट्स का रिस्क है कि उनको बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया या फ्लू इन्फेक्शन उनको कैच कर सकता है, क्योंकि एम्फाइसीमा के साथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी होता है यूजुअली। सो हम एंटीबायोटिक्स का कोर्स उसको देते हैं ताकि जो भी वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो सके। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम वैक्सीन भी देते हैं, फ्लू और निमोनिया के अगेंस्ट हम वैक्सीन देते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। देन आता है ब्रीदिंग टेक्निक्स। इसमें हम पर्सन को ब्रीदिंग टेक्निक्स सिखाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जब भी कोई ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज होती है तो हमारा जो डायफ्राम है वो वीक हो जाता है, वो कम वर्क करता है, जो हमारा अपर लंग है वो ज़्यादा वर्क करता है। सो डायफ्राम को वीक होने से प्रिवेंट करने के लिए हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग पेशेंट को सिखाते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कफिंग एक्सरसाइजेस, ये पेशेंट को ब्रीदिंग टेक्निक्स हमको टीच करनी होती है। देन आता है पोस्टरल ड्रेनेज। पोस्टरल ड्रेनेज में क्या किया जाता है, पर्सन को ऐसी पोजीशन में लेटाया जाता है जिससे कि ग्रेविटी के थ्रू उसकी जो सिक्रीशन है, जो म्यूकस अंदर बिल्डअप हुआ है वो निकल सके। सो दिस इज पोस्टरल ड्रेनेज। म्यूकस को निकालने के लिए चेस्ट परकशन भी किए जाते हैं। चेस्ट परकशन में हम अपने हैंड्स को कप शेप देते हैं एंड पर्सन की चेस्ट पर हिट करते हैं, क्लैप करते हैं, दैट इज चेस्ट परकशन, जिससे जो पर्सन की जो सिक्रीशंस है वो थिन हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और म्यूकस बाहर आ जाता है। देन है हमारे ये हमारे फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दोनों है। नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट। सो सर्जिकल या फिर सर्जरीज भी परफॉर्म करनी पड़ती है एम्फाइसीमा में, जो पेशेंट ज़्यादा सीवियर हो चुके हैं, जिनकी जो डिसीज़ है ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है, क्योंकि इरिवर्सिबल है, सर्जरी भी एक ऑप्शन है। सो फर्स्ट सर्जरी हमारी लंग रिडक्शन सर्जरी। सो लंग रिडक्शन सर्जरी में हम लंग का वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं। लंग का वॉल्यूम कैसे रिड्यूस करते हैं, जो डैमेज लंग टिश्यू है उसको रिमूव कर देते हैं ताकि जो पर्सन है ईजिली ब्रीथ कर पाए, ईजिली उसकी गैसेस एक्सचेंज हो पाए हेल्दी टिश्यू से, एंड जो डैमेज टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा था वो रिमूव हो जाए। सो दिस इज लंग रिडक्शन सर्जरी। देन आता है हमारा सेकेंड बुलेक्टमी। बुलेक्टमी में हम जो लार्जर एयर स्पेसेस हैं, जो एयर सैक्स बहुत ज़्यादा लार्ज हो गए थे एंड जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स लार्ज हो गए जिसको बुले कहते हैं, उन एयर स्पेसेस को रिमूव कर देते हैं ताकि जो हेल्दी स्पेसेस हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ये लार्ज एयर स्पेसेस ऑब्स्ट्रक्शन कोज ना करें, इसलिए हेल्दी स्पेसेस अच्छे से वर्क करेंगे, इसलिए बुलेक्टमी परफॉर्म की जाती है। ये लार्ज एयर स्पेसेस या बुले को रिमूव किया जाता है। लास्ट ऑप्शन है लंग ट्रांसप्लांटेशन। सो लंग ट्रांसप्लांट उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें कोई और अदर ट्रीटमेंट वर्क नहीं करता। लंग ट्रांसप्लांट में कोई अगर एक लंग फुली डैमेज हो गया है तो उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके लिए पर्सन को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है ताकि डोनर लंग उसको मिल सके, एंड इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, बट कई पेशेंट्स में, कई पर्सन्स में लंग ट्रांसप्लांट ने भी रिलीफ दिया है। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.